तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हमारी ये एसएससी जी प्रीवियस ईयर की क्लास में आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक होगा एक्सियल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और कुछ जो बेसिक बातें हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बेस होंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही क्लासेस को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और वीडियो को आप देख सकें। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 1 को, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। सभी को पता है कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। जो आपका लेटरल स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही आपका कहलाता है पॉइजन रेशियो। तो आपके इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं उनकी जो मोस्ट ऑफ द वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 0.5 के बीच में होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि जो आपका कार्क होता है तो कार्क का जो पॉइजन रेशियो होता है 0 होता है। रबर की बात करें तो रबर का जो पॉइजन रेशियो होता है वो आपका 0.45 से लेकर के 0.50 के बीच में होता है। अगर हम बात करते हैं कंक्रीट की, तो कंक्रीट का जो पॉइजन रेशियो होता है वो 0.1 से लेकर के 0.2 तक होता है। ठीक, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का, कि जो आपका एल्यूमिनियम होता है आपका, एल्यूमिनियम का कितना होता है तो 0.33 होता है। अगर हम बात करें कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन का आपका जो होता है वो 0.2 से लेकर के 0.3 के बीच में होता है। ठीक है, और स्टील की बात करें तो ये आपका होता है 0.27 से लेकर के 0.3 तक होता है। ठीक, और परफेक्टली इलास्टिक रबर होगा तो उसकी वैल्यू 0.5 होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द वैल्यू होती है, जैसे कि अगर हम बात करें स्टील, कापर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, तो याद रखना अगर कहीं पे स्टील, कापर, एल्यूमिनियम, इन सब का जो नियर अबाउट वैल्यू होती है वो 0.25 से लेकर के 0.040 के बीच में होता है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ये सारी वैल्यूज़ को आपको याद रखना होगा। जैसे कि इसमें कार का पूछ लेता है कभी कभी, कंक्रीट का भी पूछ लेता है। ठीक है, कॉस्ट आयरन का भी पूछा हुआ है कई बार, 0.2 से 0.3 होता है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर एट, प्रूफ रेजिलियंस मैक्सिमम एनर्जी स्टोर एट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। तो क्या होता है आपका इलास्टिक लिमिट तक आपकी एनर्जी स्टोर होती है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपका एक टर्म होता है रेजिलियंस। अब ये रेजिलियंस है क्या, रेजिलियंस है क्या भैया, ये कुछ नहीं, ये आपका एनर्जी स्टोर होता है एक बॉडी के अंदर। अगर हम आपका लोड डिफार्मेशन, लोड वर्सेस डिफार्मेशन के बीच में ग्राफ खींचें और इलास्टिक लिमिट तक जो इसका ये एरिया होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रेजिलियंस। ठीक है, एनर्जी जो स्टोर हुआ बॉडी के अंदर एट इलास्टिक लिमिट, जो आपका लोड डिफार्मेशन कर्व पे जो आपका एरिया होता है, ये आपका रेजिलियंस कहलाता है। पर कभी कभी क्वेश्चन होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस मेरे भाई होता है रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। ये कैसे आता है, जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर जब आप एरिया लेते हो इलास्टिक लिमिट तक, तो वो जो निकल के आता है आपका, अगर आप स्ट्रेस का बनाते हो इलास्टिक लिमिट तक जो आपका एरिया लेते हो, तो ये आपका जो होता है ये आपका होता है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग इसे कहते हैं। एक होता है प्रूफ रेजिलियंस। अब ये प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस कुछ नहीं होता, जो आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है उसी को पर यूनिट वॉल्यूम से अगर हम बात करें तो उसी को हम लोग प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा प्रूफ रेजिलियंस मैक्सिमम एनर्जी, तो चाहे आपका रेजिलियंस हो चाहे आपका प्रूफ रेजिलियंस हो, हम लोग इलास्टिक लिमिट तक ही बात करते हैं, इलास्टिक लिमिट के परे बात नहीं करते। इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वही आपकी रेजिलियंस कहलाती है। और रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। और रेजिलियंस को हम लोग लोड डिफॉर्मेशन कर्व पे देखते हैं, और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को ये हमारा स्टेशनरी कर्व पर होता है। अगला क्वेश्चन, द स्पेसिमेन इज इन एचआरपी इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड है, जो आपका एचआरपी इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं उनमें से कौन सा आपका स्पेसिमेन सपोर्टेड होता है, तो आपका होता है सिंपली सपोर्टेड बीम।
सिंपली सपोर्टेड बीम का जो बना हुआ होता है आपका 4P इम्पैक्ट टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा सपोर्ट होता है वापस सिंपली सपोर्टेड का बना होता है। तो अगर हम बात करते हैं, एक आपने पढ़ा होगा आइजोड टेस्ट। आइजोड टेस्ट में जो आपका सपोर्ट होता है वो किसका बना होता है, तो कैंटिलीवर का बना होता है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो एज क्या होता है, तो 0.50 आपकी लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो होती है। मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर के 0.5 तक होते हैं। जितने भी आपके इलास्टिक जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के 0.5 के बीच में लाई करती है। अगर हम बात करें कार्क की, तो कार्क की जो वैल्यू होती है 0 होती है। अभी आपने पढ़ा था। अगर हम आपसे पूछें कि चलिए बताइए आप एल्युमिनियम की कितनी होती है, तो भाई एल्युमिनियम की होती है 0.33 होती है। अगर आपका परफेक्टली इलास्टिक रबर है तो उसके केस में 0.5 होगा। नॉर्मली वैसे 0.45 से 0.50 के बीच में होता है। स्टील हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम, ये सब का वैल्यू लगभग कितना होता है, 0.25 से लेकर के 0.40 के बीच में होता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी होगी। A square block is subjected to state of simple shear. The linear strain of the diagonal shall be। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो आपका स्क्वायर ब्लॉक होता है सब्जेक्टेड टू स्टेट ऑफ सिंपल शेयर, द लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल। तो लीनियर स्ट्रेन जो होगा उसके डायगोनल का कितना होता है, हाफ ऑफ द शेयर स्ट्रेन होता है। क्या होता है, हाफ ऑफ द शेयर स्ट्रेन। तो सी आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एन। तो ये क्या होता है, तो आपने पढ़ा था फार्मूला कि इज इक्वल टू 2G1 प्लस के म्यू। तो कौन सा होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका होता है इज इक्वल टू 2G1 प्लस के म्यू। ठीक है, सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इफ P इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L विथ B एंड थिकनेस D, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। तो आपको पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर निकालना होगा एप्सिलॉन V इक्वल टू आपका होगा एप्सिलॉन X प्लस आपका एप्सिलॉन Y प्लस आपका एप्सिलॉन Z। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे किसी बॉडी के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग अगर एक्स डायरेक्शन में निकालें इसका, तो पी, तो जिस डायरेक्शन में आपका लोड लगेगा उस डायरेक्शन में पी की वजह से आपका तो आएगा एप्सिलॉन एक्स, मतलब कि पी बाई ई हो जाएगा। पर आपका जो अपोजिट डायरेक्शन होगी जिसमें आपका लेटरल स्ट्रेन जाएगा बी और डी वाले क्षेत्र में, अगर लंबाई एल है और इसकी विड्थ को हमने बी मान लिया और डेप्थ को डी माना, तो इस क्षेत्र में क्या जाएगा माइनस म्यू इंटू आपका जो जाने वाला है पी बाई ई। ठीक, होता क्या है, अगर आपको एप्सिलॉन एक्स लिखना है तो आप एक्स डायरेक्शन में क्या लिखोगे कि आपका जो रहने वाला है पी बाई ई हो जाएगा। अगर आपको एप्सिलॉन वाई लिखना है तो यहाँ भी लेटरल आता है माइनस पी इंटू पी बाई ई। एप्सिलॉन जेड आपको हो जाएगा माइनस म्यू इंटू पी बाई ई। ऐसे होते होते करते होते आप जब इसको लिखोगे पी बाई ई प्लस म्यू माइनस पी बाई ई, म्यू माइनस पी बाई ई, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा पी बाई ई 1 - के 2 म्यू हो जाएगा। तो 1 - के 2 म्यू कौन सा ऑप्शन है, पी बाई ई 1 - के 2 म्यू। तो बी डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाई विच इट कैन बी डन इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ टेंशन। टेंशन लोड के द्वारा अगर उसको स्मॉलर सेक्शन में ड्रॉ किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका होता है डक्टिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी में क्या होता है आपका कंप्रेसिव फोर्स लगता है। ठीक है, इलास्टिक क्या होता है, अगर आप इलास्टिक लिमिट के भीतर अगर आप किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाते हो फिर से अनलोडिंग करते हो तो मेटल अपनी बॉडी को रिगेन कर लेगा, अपनी पुराने वाली स्थिति में वापस आ जाएगा। प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि मेटल अपने ओरिजिनल शेप को वापस नहीं ला पाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। एवरी मेटेरियल ओबे हुक लॉ, जो आपका मेटेरियल होता है कहाँ तक हुक लॉ को फॉलो करता है, तो आपके लिमिट आप प्रोपोर्शनलिटी तक जो आपका होता है, जो आपका स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, मतलब सिग्मा जो होगा वो प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होगा। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटू इंटू एप्सिलॉन। तो कहाँ तक होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक होता है, उसके बाद ये आपको ये फॉलो नहीं करता। तो आपने ये कर्व देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रेन कर्व। यहाँ से आपका लीनियर होता है, उसके बाद आपका ऐसे जाता है, फिर उसके बाद आपका यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से आपका रहने वाला है। इसको हम लोग स्ट्रेस, यहाँ पे आपका सिग्मा होता है। ठीक है, तो ये आपका जोन होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फ्रैक्चर पॉइंट अगर होता है, ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होता है, यहाँ पे आपका होता है अपर यील्ड पॉइंट, ये आपका लोअर यील्ड पॉइंट, यहाँ पे आपका एक इलास्टिक लिमिट, यहाँ आपका प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, यहाँ से आपका प्लास्टिक रीजन होता है, यहाँ पे आपका नेक रीजन होता है, यहाँ पे आपके स्लाइन स्ट्रक्चर में चेंज होता है और फिर से वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश करता है।
यहाँ पे स्ट्रेन होता है 0.12%, यहाँ पे 1.2 से 1.8%, यहाँ 10 से 15, यहाँ 20 से 30% आपका स्ट्रेन होता है। ये आपका जहाँ तक लीनियर आपका, इसी को हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। इसके भीतर अगर आप किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाओगे, बॉडी अपने रिगेन कर लेगी, अदरवाइज रिगेन नहीं करेगी। इफ़ अ यूनिफॉर्म बार is supported at one end in a vertical direction and loaded at the bottom in by load equal to that weight of the bar, the strain energy as compared to that due to self weight। तो मतलब कि अगर आपके पास एक बार है, उस बार में हो क्या रहा है कि ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेन एनर्जी जनरेट हो रही है। उसके बाद अगर हम उसी बार की कंडीशन चेंज क्या करें, जितना आपका सेल्फ वेट आ रहा तो आ ही रहा था, जितना आपका सेल्फ वेट है उसके वेट के बराबर यहाँ पर लोग एक लोड पे टांग दी, इसकी वजह से कितना आपका जो है आपका टोटल स्ट्रेन जनरेट होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है स्ट्रेन एनर्जी जो होता है यूज इक्वल टू 1/2 पी इंटू डेल्टा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस पहले वाले केस में, इस वाले केस में जहाँ पे केवल आपका सेल्फ वेट अप्लाइड हो रहा है, सेल्फ वेट की वजह से आपको पता था, मैंने बताया था कि ड्यू टू सेल्फ वेट जो डिफ्लेक्शन होता है वो PL/2 AE होता है। यहाँ वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, P²L/2 AE। ये क्या है आपका 2 AE का है भैया, यहाँ 2 से गुणा भी होगा तो 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/P²/L इंटू 4 AE हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा U1 की वैल्यू, ये आपका होगा U1 इजक्वल टू, नहीं U1 नहीं हो गया आपका, डिफ्लेक्शन डेल्टा हो गया। अब U1 इजक्वल टू होगा P इंटू D इंटू डेल्टा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका रहने वाला है 1/2 P इंटू डेल्टा 1, कितना आपका है, डेल्टा 1 आपका हो जाएगा PL/2 AE, PL/2 AE तो हो जाएगा PS²L/4 AE। तो ये आपका हो जाएगा क्या, स्ट्रेन एनर्जी, किस केस में, पहले वाले केस में। अब दूसरे केस में निकालोगे कि जो भी आपकी बॉडी है उसके ऊपर सेल्फ वेट भी आ रहा है और आपका लोड इतना ही अप्लाई हो रहा है जितना यहाँ पे कह रहा है। तो अब इस केस में आपका जो होगा स्ट्रेन एनर्जी, उसको लिखेंगे 1/2 P इंटू डेल्टा। ठीक है, सबसे पहले अब डिफ्लेक्शन, अगर बात करें डिफ्लेक्शन की, आपका रहने वाला है यहाँ पे जो भी आपका इलोंगेशन होगा, को यहाँ पता है कि जो आपका U होगा वो 1/2 जो आपका होगा P इंटू डेल्टा। अब डेल्टा कौन लोगा, एक बार आपको अप्लाइड लोड की वजह से लेना पड़ेगा। तो आपने अभी इसके लिए तो निकाला ही था कि जो आपका सेल्फ वेट होता है तो PL/AE यहाँ पे आता है, PL/2 AE होता है आपका, यहाँ पे आता है, वैसे आपका P²L/4 AE हो जाता है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि जो आपका लोड लग रहा है इस तरह, तो आपने देखा था PL/AE होता है, और PL/AE को P इंटू 1/2 करो, P²L/2 AE। अब दोनों को जोड़ दो, क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, P²L/4 AE प्लस का P²L डिवाइड बाई का 2 AE। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो हो जाएगा 2 और 4, तो हो जाएगा 6P² डिवाइड बाई 4×2 = 8 EI, तो हो जाएगा 3/4 इंटू P²L/AE। तो आप देखोगे यहाँ पे पहला क्या था, P²L/4 AE, और एक आपका U2 आपका आ गया, तो हो जाएगा 3P²L/4 AE। तो ये आपका वैल्यू, ये आपका वैल्यू कितना टाइम से, 3 टाइम से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कल क्लास में लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन हुआ है अभी, चलो कर लेते हैं 11 क्वेश्चन भी, बाय बाय नहीं करते हैं, कर लेते हैं 11वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलो इसी में साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन आपका रहने वाला है। रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में बताना है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जो आपका ई होता है, ई जो आपका होता है वो ई इक्वल टू 2G1 प्लस का म्यू होता है, आपने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे जो म्यू आपका होता है वो आपका 1/m कर दीजिए।
जब आप म्यू को 1/m करेंगे तो E इक्वल टू TG डिवाइड बाई 1 प्लस के 1/m, ये आपका रहने वाला है। तो आप देखिए कहाँ पे किस फार्मूले में आपका ये आ रहा है, तो आप देखेंगे E इक्वल टू 2G 1 प्लस 1/m, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू 1/m हमने लिख दिया है, उस हिसाब से आपका ये आंसर मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो आपने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, जो बहुत सारे रिलेशन आपने देखा होगा कि E इक्वल टू 2G 1 प्लस के म्यू, ये भी आप एक रिलेशन होता है। और एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस के में होता है, E इक्वल टू 3K1 माइनस का 2 म्यू भी होता है। फिर आपने एक पढ़ा होगा कि म्यू इक्वल टू 3K माइनस 2G डिवाइड बाई 6K प्लस का 2G, या फिर आपने एक पढ़ा होगा E इक्वल टू 9kg डिवाइड बाई 3K प्लस का G। तो ये चारों ही फार्मूले आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और चारों ही फार्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चारों को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर टेंशन इंडिकेट। तो इलोंगेशन किस में हो रहा है? अंडर टेंशन में। देखो ध्यान रखना, कुछ टर्म बता देता हूँ। अगर कहेगा कि टेंसाइल फोर्स लगा रहा है, अगर बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है या इलोंगेशन हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे डक्टिलिटी। क्या कहेंगे मेरे भाई? डक्टिलिटी। अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और उसको थिन थिन शीट में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो आपका होता है मैलिएबिलिटी। ब्रिटलनेस में क्या होता है, अगर जरा सा इसमें क्या होता है, अगर आप कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे या टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो इसमें डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, छोटे से इलोंगेशन पर ये फेल हो जाएगा। तो याद रखना, ब्रिटलनेस क्या होता है, कम इलोंगेशन पर आपका फेल हो जाता है, इसमें ज़्यादा आपको इलोंगेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग अपना माइल्ड स्टील के लिए बनाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ से ये कर्व ऐसे शुरू होता है, फिर ऐसे होते हुए ऐसे जाता है, तो मतलब इसका जो इलोंगेशन होगा इतना होता है। पर अगर हमें यहीं पे बात करें HOST बार के लिए तो कुछ इस तरह जाता है, 500 में ऐसे जाता है, मतलब इसमें इलोंगेशन बहुत ही कम होता है। तो कहा जाता है कि माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी तो ज़्यादा होती है, पर आपका जो HOST बार उसकी डक्टिलिटी कम होती है। ठीक, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो रेशियो जो आपका होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि जो हुक्स लॉ कहता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक, एक आपकी इलास्टिक लिमिट होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो आपका स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आपका होता है। अगर इसके अंदर आपका ऊपर लोड लगाओगे, बॉडी अगर अपनी रिगेन अवस्था में आ जाएगी। तो इलास्टिसिटी ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है, अगर बॉडी के ऊपर लोड लगाया जाए और लोड को हटा लिया जाए तो अगर वो बॉडी अपनी अवस्था को रिगेन कर लेती है, उसी को इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका ये होता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आपका होता है। यहाँ से जब आपका प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो यहाँ पे ई एक टर्म आता है और यहाँ पे एप्सिलॉन आता है। तो ई इज इक्वल टू आपका क्या होता है? सिग्मा बाई के ई होता है, एप्सिलॉन। तो ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है और क्वेश्चन में ये आपका पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो। पॉइजन अभी आपने देखा था, पहले क्वेश्चन में बताया था कि पॉइजन रेशियो आपका 0 से लेकर के 0.5 तक होता है, तो यहाँ पे 0.5 आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलो आप बता दीजिए, कार के लिए कितना होता है? 0 होता है। रबर के लिए कितना होता है? 0.45 से 0.50 तक होता है। ठीक है, कंक्रीट का कितना होता है? 0.1 से 0.2 तक आपका होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है डक्टिलिटी ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग द मैक्सिमम। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि डक्टिलिटी किसकी मैक्सिमम होगी। ध्यान रखना, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर कार्बन कंटेंट बढ़ाओगे तो आपकी डक्टिलिटी क्या होगी? घटेगी। डक्टिलिटी क्या होगी? घटेगी। डक्टिलिटी आपकी घट जाएगी। ठीक है, और अगर आप कार्बन कंटेंट को घटाओगे तो आपकी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी क्या ज़्यादा होती है कि कास्ट आयरन की? सबसे कम कार्बन कंटेंट किस में होता है? तो सबसे कम होता है रोट आयरन में, लगभग 0.08% से भी कम होता है। तो रॉट आयरन की क्या होगी? सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होने वाली है। सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट पिग आयरन में होता है 3 से 4, इसकी डक्टिलिटी सबसे कम होती है। फिर उसके बाद कास्ट आयरन की होती है 0.25 से 0.3 समथिंग, माइल्ड स्टील की होती है 0.2 समथिंग से कम होती है, इतनी होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर डक्टिलिटी पूछे तो जिसमें देखो कार्बन कंटेंट किसमें कम होगा? कार्बन कंटेंट जिसमें सबसे ज़्यादा कम, उसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा। तो रॉट आयरन जिसको हम लोग पिटवा लोहा भी कहते हैं, इसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए सॉलिड इज गिवन बाई। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या आपकी होती है?
हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू पर यूनिट वैल्यूम, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन वैल्यूम आपका रहने वाला है। रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिलेटेड जी, तो आपने देखा था वहाँ तो डायरेक्ट एम का फार्मूला फंक्शन आ गया था, पर यहाँ एम नहीं यूज हो रहा था, डायरेक्ट इज इक्वल टू 2g1 के म्यू हो जाएगा, जहाँ पे एन का जो है आपका जी की जगह पे काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है मेरे भाई, तो 2 इंटू 10⁵ होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका फिर ये क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई शेयर मॉडुलस जी एंड पॉइजन रेशियो म्यू के बीच में क्या होगा, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही था, इज इक्वल टू 2g1 का म्यू आपका। अगर यहाँ से अगर आप ई बराबर देखोगे तो यहाँ पे जो है जी के फॉर्म में आप देखोगे तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई 2 × 1 के म्यू, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो जी इज इक्वल टू ई बाई 2 1 के म्यू, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट का बचा हुआ है, रिलेशन बिटवीन ई एंड शेयर मॉडुलस के बीच में, तो वही आपका सेम फार्मूला हो जाएगा, इज इक्वल टू 2g1 के म्यू आपका रहने वाला है, बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए सोम के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए थे, और यहाँ पे हमने टॉपिक कवर किया स्ट्रेंथ ऑफ मेटल का, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक होता है, और थोड़ा बहुत एक्सियल स्ट्रेस के क्वेश्चन भी लगाए। तो अगर आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुँच सके और वीडियो को देख सकें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।